हेलो 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 बच्चों, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल। दिस इज CFCM देबाशीष गोस्वामी एंड आई वेलकम यू टू वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ इंट्रोडक्शन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हमारे एफएम के अंदर बच्चा पार्टी जो सबसे छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन। गॉट इट एवरीवन। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंसेप्ट तो नहीं है, 4-5 कंसेप्ट हैं। जैसे रिस्क का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस, इसके डिसीजन के कंसेप्ट, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और रोल ऑफ एमर्जिंग फाइनेंशियल मैनेजर। ये कुछ 5-6 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों जो इंट्रोडक्शन से पूछे जाते हैं और पूछे आगे भी जा सकते हैं। गॉट इट। तो इन सब को एकदम फटाफट 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 अपन क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का बच्चों पहले समझ लो वेटेज कितना है। तो इस चैप्टर से बच्चों ट्रेडिशनली एक ही क्वेश्चन आया है, दैट मीन्स 5 मार्क्स इन ईच एग्जाम। ट्रेडिशनली बोल रहा हूं, आगे जाके अगर आया भी तो शायद 10 नंबर का आएगा, और अगर मान लीजिए नहीं आया तो 0 मार्क्स। तो ट्रेडिशनली एक एवरेज वेट अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे 5 नंबर का होता है। क्या ये चैप्टर से थ्योरी है या प्रैक्टिकल है? तो 90% जो चैप्टर है बच्चों वो थ्योरी है, सिर्फ और सिर्फ 10% चैप्टर जो है वो प्रैक्टिकल है। और जो प्रैक्टिकल है वो भी एक ही कंसेप्ट है जो कि मैं आप लोगों को कराऊंगा भी, जिसको हम कहते हैं EVA, दैट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। गॉट इट एवरीवन। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों फाइनेंस, पहला टॉपिक है हमारा फाइनेंस। ये जो वर्ड है फाइनेंस, क्या आप मुझे बताएंगे कि ये वर्ड आया कहां से? सर हमको पता है, आपने ही बताया था। फाइनेंस वर्ड आया एक लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा में फिनिश, जिसका मतलब होता है एंड, फिनिश वर्ड से आया फाइनेंस। क्योंकि हर इंसान का, हर ऑर्गेनाइजेशन का कुल मिला के एंड में क्या चाहिए? पैसा बाबू भैया, पैसा। तो फाइनेंस इज नथिंग बट अ लैटिन वर्ड फिनिश विच मीन्स फिनिश, विच मीन्स एंड। राइट एवरीवन। तो एंड है हमारा फाइनेंस। हर चीज में हमको आखिरी में क्या चाहिए होता है? पैसा बाबू भैया, पैसा। तो ये आप स्टडी मैट खोल सकते हो और आपको स्टडी मैट में आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक इसी तरीके से इसी ऑर्डर में दिखेगा। सबसे पहली बात, द टर्म फाइनेंस इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट इज फिनिश विच मीन्स एंड और फिनिश। क्यों? क्योंकि हर बिजनेस का बैकबोन फाइनेंस ही होता है। पैसों की जरूरत किसको नहीं होती, भले वो कंपनी हो या इंसान। तो पैसा चाहिए मतलब पैसा चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं और आपको डिस्क्लेमर दे दूं, मुझे याद आया। नोट्स बच्चों में क्लास में लिखाता हूँ, पर सिंस इट इज वन शॉट, मैं आपको सिर्फ पढ़ाने वाला हूँ, नोट्स नहीं लिखाने वाला। अगर आप चाहें तो क्लास के जो नोट्स हैं, वो क्लास के नोट्स अगर आप क्लास में आते हैं तो आप मुझसे ले सकते हैं। अगर आप PW के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन वन शॉट के अंदर मैं नोट्स नहीं बनाने वाला, मैं सिर्फ आपको समझाने वाला हूँ। गॉट इट एवरीवन। क्योंकि ये रिवीजन के फॉर्म में अपन यहाँ पे करवा रहे हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये आ गया। दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस। फाइनेंस क्या है बच्चों? बैकबोन है, यानी कोई भी बिजनेस बिना फाइनेंस के टिक सकता है? द आंसर इज नो, फाइनेंस के बिना नहीं टिक सकता। और फिर फाइनेंस में हम पढ़ने क्या वाले हैं? तो फाइनेंस में हम दो ही चीजें पढ़ने वाले हैं। पहला पैसों को लाना और दूसरा पैसों को लगाना। पहला पैसों को लाना और दूसरा पैसों को लगाना। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। पैसों को लाना, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, पैसों को लगाना, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। पैसों को लाना, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, पैसों को लगाना, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। सर ये फाइनेंस होते कितने टाइप के हैं? तो फाइनेंस होते मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 3 टाइप के, पब्लिक फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस। अगर जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करती है कौन? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का जो फाइनेंस होगा उसको क्या बोला जाता है? पब्लिक फाइनेंस। गवर्नमेंट के फाइनेंस को क्या बोला जाता है बच्चों? पब्लिक फाइनेंस। क्योंकि गवर्नमेंट किसके लिए काम करती है? पब्लिक के लिए, इसलिए पब्लिक फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस, हम कंपनी सेक्रेटरी, हम कंपनी में जाएंगे और उनका फाइनेंस हैंडल करेंगे, कॉर्पोरेट फाइनेंस। पर मैं देबाशीष गोस्वामी अपना भी तो सेविंग देखता हूं, कहीं कहीं पे मैं भी तो इन्वेस्टमेंट करता हूं, मैंने भी तो इंश्योरेंस लिया हुआ है। तो जब मैं अपने फाइनेंस को मैनेज करता हूं तो उसको क्या बोलते हैं? पर्सनल फाइनेंस। जब मैं अपने फाइनेंस को मैनेज करता हूं तो क्या बोलते हैं? पर्सनल फाइनेंस। तो सबसे पहले क्या रहेगा बच्चों? पब्लिक फाइनेंस, जो कि गवर्नमेंट करती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। और ये गवर्नमेंट को पैसा आएगा कहां से बच्चों?
इट कलेक्ट फाइनेंस थ्रू टैक्सेशन एंड अदर मीन्स। हमारी प्यारे प्यारी नम्मो ताई निर्मला सीतारमन जी, तो निम्मो ताई यहाँ पे क्या करती है, टैक्स लेती है और उसी टैक्स के पैसों से कई सारे यहाँ पे एक्सपेंडिचर करती है। राइट एवरीवन। मोटिव क्या होता है पब्लिक फाइनेंस का? क्या मोटिव यहाँ पे पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है? द आंसर इज नो 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 नो। यहाँ पे मोटिव है पब्लिक वेलफेयर, लोगों की भलाई। यहाँ पे मेन मोटिव क्या है बच्चों? लोगों की भलाई। The objective of government is not to earn profit like private institution, but to achieve social and economic upliftment. अगला कॉरपोरेट फाइनेंस। कॉरपोरेट फाइनेंस यानी कंपनी का। तो किस तरीके से कंपनी फंड करेगी, यानी पैसा लाएगी? क्या डेट लाएगी कि इक्विटी लाएगी? उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या डेट लाएगी कि इक्विटी लाएगी? अकाउंटिंग कैसे होगा और इन्वेस्टमेंट डिसीजन किस तरीके से लिया जाएगा? Got it everyone? So corporate finance is concerned with how business fund their operation in order to maximize profit and minimize cost. किस तरीके से कंपनी अपने बिजनेस को फंड करेगी, पैसों को लाएगी, जिससे कि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, कॉस्ट कम से कम। जिससे प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, कॉस्ट कम से कम। इस तरीके से पैसों को यूज करना है। इस तरीके से पैसों को यूज करना है कि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा, कॉस्ट कम से कम। अब पर्सनल फाइनेंस के अंदर आ जाते हैं। पर्सनल फाइनेंस के अंदर आप क्या बोलेंगे कि हम जब अपना पैसा मैनेज करते हैं उसको बोलते हैं पर्सनल फाइनेंस। इट इज अ टर्म दैट कवर मैनेजिंग योर मनी एज वेल एज सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। अपने पैसों को मैनेज करना, उसको बचाना और मार्केट में लगा के रिटर्न कमाना। इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? तो इसके अंदर आ जाएगा बजट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मॉर्गेज यानी कुछ गिरवी रख के पैसे लाना, इन्वेस्टमेंट जैसे शेयर मार्केट में करना, रिटायरमेंट टैक्स एंड एस्टेट प्लानिंग। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो कि आपको यहां पे करनी पड़ती है। गॉट इट एवरीवन? चलो अगला टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सिंपल सा छोटू सा टॉपिक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर भी वही बात की जाती है कि फाइनेंस तो आपने समझ लिया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंस को यूज करना है। फाइनेंस को यूज करना यानी पैसों को लाना, पैसों को लगाना। फिर ये तो आपने ऊपर भी बोला था बेटा, इंस्टीट्यूट यहाँ पे भी वही बातें बोलता है। इंस्टीट्यूट ही यहाँ पे वही बात बोलता है। आप खुद देखना चाहते हैं, खुद ही देख लीजिए। दिस इंक्लूड, दिस मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड्स फंड प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। साथ ही साथ एलोकेशन, एलोकेशन मतलब बांटना। तो पैसों को लाना, पैसों को लगाना और एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस। अब यहां पे क्योंकि फाइनेंस के साथ एक और वर्ड आ रहा है विच इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट 12th में आपने मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ा था? सर हमने पढ़ा था प्लानिंग, हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजिंग यानी कि पैसों को लाना, हमने पढ़ा था स्टाफिंग, पर स्टाफिंग तो एचआर वाले करेंगे, हम फाइनेंस वाले हैं, हमारे को इससे कोई लेना देना नहीं है। कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग कौन से डायरेक्शन में जाएगा? और कंट्रोलिंग, और क्या आ जाएगा बेटा? कंट्रोलिंग। तो आपको ये बोलना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है फाइनेंस का मैनेजमेंट, यानी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल एक्टिविटीज। इज दिस क्लियर एवरीवन? पक्का अच्छे से? तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या लिखना है? सर ऊपर की कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं है बच्चों, और आपने नीचे का भी लिख दिया तो भी काफी है। इंस्टीट्यूट का 3 लाइन यानी कि आपका 6 लाइन। तो फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो 5 नंबर के लिए ये इनफ होगा। गॉट इट एवरीवन? फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंड प्रोक्योरमेंट, फंड यूटिलाइजेशन, फंड एलोकेशन से डील करता है। और क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट वर्ड है तो मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इज दिस क्लियर एवरीवन? पक्का? जी सर। आगे आ जाते हैं फिर बेटा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन, ये अलग अलग प्रकार के 3 डिसीजन हमारे यहाँ पे आते हैं। सबसे पहला मैंने वर्ड क्या इस्तेमाल किया? इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी पैसों को लगाना। पर पैसों को तो बेटा तब लगाएंगे जब आपके पास पैसा होगा। तो पैसा लाना कहाँ से? क्या इक्विटी से पैसा लाना है कि बैंक से पैसा लेना है, डिबेंचर से पैसा लाना है? लाना कहाँ से है? उसको बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। क्या बोलते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन। पैसा लाया, पैसा लगाया, पैसा लाया, पैसा
ये मैं ऐसा टाइप का लिख देता हूँ ना, बच्चों को शायद ये ज़्यादा ही अच्छा लगता है। मेरी भी आदत ना बिगड़ गई है अब व्हाट्सएप की वजह से। पैसा लाया, हिंदी नहीं आती, ये रोमन वाली इंग्लिश आती है। लाया लगाया, जब लगाएंगे तो रिटर्न आएगा, तो क्या रिटर्न को बांटेंगे नहीं सर, रिटर्न को बांटेंगे। जब रिटर्न आएगा, रिटर्न को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। जो प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, डिविडेंड। जिस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको क्या बोलेंगे, डिविडेंड। तो उससे रिलेटेड डिसीजन को क्या बोलेंगे, डिविडेंड डिसीजन। उससे रिलेटेड डिसीजन को क्या बोलेंगे, डिविडेंड डिसीजन। तो पैसों को लाया, पैसों को लगाया, और उसको जब हमने बांटा, जब हमने उसको बांटा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डिविडेंड डिसीजन। इफ दिस क्लियर एवरीवन? चलिए, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है बच्चों, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर वैल्यू क्रिएशन। क्योंकि अगर आपने गलत जगह पे, अगर आपने गलत जगह पे पैसे लगा दिए तो पैसा आपका डूब जाएगा, कोई वैल्यू ही क्रिएट नहीं होगी। पैसा आपका डूब जाएगा और कोई वैल्यू ही क्रिएट नहीं होगी। तो अगर आपको बड़ा बनना है तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट सही तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है सर। इट मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ मनी फॉर प्रॉफिट और रिटर्न। कुछ ना कुछ प्रॉफिट, कुछ ना कुछ रिटर्न आना चाहिए। इट इज डन बाय क्रिएटिंग फिजिकल एसेट विथ मनी एंड कैरिंग ऑन बिजनेस और परचेजिंग शेयर और डिबेंचर ऑफ अ कंपनी। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे अपन एसेट्स में पैसा लगाएंगे, कुछ शेयर खरीदेंगे, कुछ डिबेंचर खरीदेंगे कंपनी का, जिससे कि हमको क्या मिले, प्रॉफिट और रिटर्न। जिससे कि हमको क्या मिले, प्रॉफिट और रिटर्न। आगे, इन्वेस्टमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी भी होगी, इसी वजह से इसको रिस्की माना जाता है। अब मान लीजिए मैंने कार लिया, कार लिया, अच्छी नहीं हुई, खराब हुई, फ्रॉड हो गया, तो कितना रिस्क है। मैंने किसी शेयर में लगाया, शेयर में लगाने के बाद वो कंपनी डूब गई। जैसे ओला एक शेयर थी, जब वो आई थी तो 100 रुपए का था, अगले ही दिन वो 20% बढ़ गया था और 120 का हो गया था। आज उसका शेयर प्राइस 50 भी नहीं है। कहने का मतलब, किसी ने उस समय अगर ओला में लगाया होता तो आज वो डूब गया होता, खत्म हो गया होता। गॉट इट? खत्म तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उसका 50% का रिटर्न तो गया, उसके 50% पैसे गए। और ओला की आज हालत इतनी खराब है कि शायद वापस से 100 रुपए वो पता नहीं कब होगा, होगा भी या नहीं। तो इस तरीके से आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में रिटर्न तो आता है, पर साथ में क्या होता है बेटा, रिस्क। साथ में क्या होता है, रिस्क भी होता है। क्या ये बात आपको समझ में आई? पक्का? चलिए, फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या है बच्चों, कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करना। यानी ये डिसाइड करना कि क्या हम पैसा, फंड्स प्रोक्योर करेंगे कहां से, इक्विटी से, कि प्रेफरेंस से, कि डिबेंचर से, कि टर्म लोन से, किससे कितना लेंगे, किससे कितना लेंगे, कहां से लेना है। इसको अपन क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन। पैसा लाना तो है, पर पैसा लाना कहां से है। गॉट इट? कैपिटल स्ट्रक्चर नाम का जो चैप्टर का वन शॉट आएगा ना, वहां देखिएगा, मैं आपको ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करूंगा कि डेट लेने से क्या होता है और इक्विटी लेने से क्या होता है। पूरा चैप्टर है हमारा किस नाम से, कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी तो सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ डेट और इक्विटी एम्प्लॉयड बाय अ फर्म टू फंड इट ऑपरेशन। तो कितना डेट इक्विटी अपने को मेंटेन करना है, ये कौन बताएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी कि कौन से डिसीजन में आएगा, फाइनेंसिंग डिसीजन। कौन से डिसीजन में आएगा, फाइनेंसिंग डिसीजन। तो यहाँ पे थोड़ा सा ओनर का भी फंड होगा यानी इक्विटी, और थोड़ा सा बोरोड फंड भी होगा यानी कि डेट। गॉट इट? अब इक्विटी के अंदर क्या क्या आ जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और रिटेन्ड अर्निंग। बोरोड फंड्स के अंदर क्या क्या आ जाता है, लोन, डिबेंचर और पब्लिक डिपॉजिट। डिविडेंड डिसीजन के अंदर आ जाते हैं बेटा। डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या है कि कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट। क्या हम पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दें, पूरा रख लें, या कुछ पोर्शन हम डिस्ट्रीब्यूट करें और कुछ पोर्शन अपन अपने पास रख लें। इस डिसीजन को बोलते हैं बेटा डिविडेंड डिसीजन। हमारे पास एक पूरा का पूरा चैप्टर है डिविडेंड नाम का, जहां पे गॉर्डन, वॉल्टर ये दोनों आते हैं और बताते हैं कि क्या हमको डिविडेंड ज्यादा देना चाहिए या कम। तो उन्होंने जो बताया उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं कि कितना डिविडेंड हमको बांटना है। गॉट इट एवरीवन? क्लियर हुआ? एक छोटा सा थ्योरी का टॉपिक और है जिसको अपन बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। मुझे ये लगता है कि ये इंपॉर्टेंट और बच्चे को करके जाना चाहिए। दिसंबर 25 या जून 26 में से किसी ना किसी एक अटेम्प्ट में ये आएगा ही आएगा। ठीक है? तो ये क्या बोलता है कि हमको डेट लेना चाहिए कि इक्विटी, कैसे पता चलेगा। तो इन्होंने देखो क्या बोला, बोला कि इसके ना वेरियस फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और उन फैक्टर्स को आपको देख के आपको चलना पड़ेगा। जैसे इन्होंने सबसे पहला बोला कॉस्ट। तो
तो इन्होंने बोला कॉस्ट जो होता है ना वो डेट का आमतौर पे कम होता है और कॉस्ट इक्विटी का आमतौर पे ज्यादा होता है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि आप सोचो, अगर मैंने बैंक में पैसे रखे हैं तो मेरे को मालूम है कहीं नहीं जा रहा। अगर मैंने 5 लाख रखे हैं तो डूबेंगे नहीं, तो मुझे वो सेफ्टी भी दे रहा है। तो जब वो मुझे सेफ्टी दे रहा है ना, तो मैं 5% के रिटर्न में भी मान जाऊंगा, मैं 5% के रिटर्न में भी काम चला लूंगा। लेकिन यही अगर मैं शेयर मार्केट में भी 5% कमाऊं तो लानत है। अगर मैं शेयर मार्केट में भी 5% ही कमाने जा रहा हूं तो कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई मैं शेयर मार्केट में तो रिस्क ले रहा हूं ना। 5 लाख लगाया, क्या पता 5 लाख आए नहीं आए, तो मेरे को 5% ही मिलेगा तो चलेगा क्या? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। इसलिए इक्विटी वालों को ज्यादा पैसा चाहिए। इक्विटी वालों को ज्यादा पैसा चाहिए, तो इक्विटी वालों को क्योंकि ज्यादा पैसा चाहिए तो कंपनी को उन्हें पैसा देना भी ज्यादा पड़ेगा। इक्विटी वालों का जो रिटर्न है वही कंपनी का कॉस्ट है, जो इक्विटी वालों का रिटर्न है वही कंपनी का कॉस्ट है। अगर इक्विटी वाला ज्यादा रिटर्न मांगेगा तो कंपनी का कॉस्ट भी क्या होगा बेटा? बढ़ जाएगा। कंपनी का कॉस्ट भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। कंपनी में जो पैसा डेट के रूप में दे रहा है, डिबेंचर के रूप में दे रहा है, उसको तो मालूम है ना बेटा कि उसका पैसा कहीं नहीं जा रहा है, फिक्स है, हमेशा रहेगा ही, जितना प्रॉमिस किया उसको वापस दूंगा ही। तो वो कम मांग रहा है, वो 5% में खुश है, तो मैं भी उसको 5% ही दूंगा। तो कॉस्ट ऑफ डेट इज लो बट कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज हाई। क्लियर हुआ बच्चों? गॉट इट एवरीवन? पहले शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। शेयर होल्डर के लिए जो रिटर्न है वही कंपनी के लिए क्या है बेटा? कॉस्ट। तो शेयर होल्डर ज्यादा पैसा कहाँ मांगेगा? इक्विटी में। तो शेयर होल्डर ज्यादा पैसा मांगेगा तो कंपनी को भी ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो कंपनी के लिए इक्विटी का कॉस्ट क्या होगा बेटा? बढ़ जाएगा। आया समझ कि नहीं आया? अगला पॉइंट, रिस्क। कंपनी में रिस्क कहां पे है? सर डेट में ज्यादा रिस्क है। उसका क्या रीजन है कि अगर मैंने इक्विटी वालों को डिविडेंड नहीं भी दिया तो क्या ही कर लेंगे, डिविडेंड देना ऑप्शनल है ना, क्या ही कर लेंगे। लेकिन भैया इंटरेस्ट देना तो कंपलसरी है, नहीं दिया तो बैंकरप्सी हो जाएगा, इसलिए कहीं ना कहीं रिस्क यहां पे रहता है। अगला है बच्चों कैश फ्लो। अगर मेरी कंपनी में कैश फ्लो रेगुलर है, यानी पैसा आते रहता है, तो मुझे डेट लेना चाहिए ताकि मैं चुका भी सकूं। मेरे पास पैसा आते रहता है, मैं चुका दूंगा। लेकिन अगर अभी अभी तो स्टार्टअप किया है, अभी अभी तो भैया पैर पे चलना शुरू किया हूं, या मेरे पास कैश फ्लो लगातार नहीं आता है, मैं एक ऐसा बिजनेस करता हूं कि कभी कभी तो दे दनादन पैसा आता है, कभी कभी आता ही नहीं है, तो ऐसे केस में मुझे इक्विटी लेना चाहिए। क्योंकि अगर मैं डेट ले लूंगा तो डेट में तो भैया हर बार आपको पेमेंट करना पड़ता है, रेगुलर पेमेंट करना पड़ता है। तो रेगुलर पेमेंट तभी कर पाओगे जब आपके पास रेगुलर कैश फ्लो है। तो रेगुलर कैश फ्लो होगा तो डेट लेना, रेगुलर कैश फ्लो नहीं होगा तो इक्विटी लेना। क्लियर हुआ बेटा? चौथा, कंट्रोल कंसिडरेशन। अगर आपको कंट्रोल लूज करने का फियर है, नो फियर, सॉरी माफ करना, अगर आपको फियर है कंट्रोल का खोने का, तो फिर आप डेट करना। अगर आपको कंट्रोल को खोने का फियर है तो आप डेट ले लो। पर अगर आपको कोई डर नहीं है कंट्रोल को खोने का तो फिर आप इक्विटी ले लेना, मतलब इक्विटी से पैसा उठा लेना। जैसे मान लो बेटा मेरे पास 50% है और मेरे भाई के पास 50% है, हम दोनों मिलकर डिसीजन ले लेते हैं। हमको पैसों की जरूरत पड़ी, हमने सोचा कि यार अपने पापा से मांग लेते हैं। पापा से अपन मांगेंगे तो पापा बोल रहे इक्विटी देना पड़ेगा। पापा से हमने पूछा कितना इक्विटी, तो पापा ने बोला 50%। ओ माई गॉड, यानी अब मुझे अपना 25% और मेरे भाई को अपना 25% छोड़ना पड़ेगा। अब मान लो कि अगर मेरे पापा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पापा बहुत इंटरफेयर करेंगे, बार बार हमारे काम में आएंगे, और कई बार होता है ना पेरेंट्स बड़ा टॉन्ट करता है, अभी तक पैसा नहीं कमाया, अभी तक नहीं कमाया, क्या कर रहा है, ठीक है। तो अगर हमको लगता है कि नहीं नहीं हमारा कंट्रोल फिर चला जाएगा और पापा तो फिर बत्ती बत्ती देंगे अच्छे से, ठीक है, पापा की बत्ती खाना बहुत जरूरी है तभी जल्दी सीखते हैं सब, लेकिन ये बत्ती खाने का डर है और ये जो कंट्रोल है ये चले जाने का डर है, तो फिर तुम कहाँ पे जाओ? डेट में जाओ, उधार ले लो पापा से, पापा उधार दे दो मैं वापस कर दूंगा। पापा को अगर तुम इक्विटी दोगे तो फिर पापा के पास कंट्रोल भी आएगा, पापा को अगर तुम इक्विटी दोगे तो पापा के पास कंट्रोल भी आएगा। तो ऐसे केस में अगर तुमको कंट्रोल नहीं देना है तो फिर तुम डेट में जाओ, कंट्रोल देकर भी तुम खुश हो तो फिर इक्विटी में जाओ। क्या ये बात क्लियर हुई? तो पापा को बिजनेस में इन्वॉल्व करना है तो इक्विटी दे दो, पापा को बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करना है तो फिर डेट दे दो, सिंपल। अगला फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी भी पैसों को उठाने का खर्चा, पैसों को उठाने का खर्चा।
कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड, पैसों को उठाने का खर्चा। कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड, पैसों को उठाने का खर्चा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बैंक लोन लेने जाता हूं तो वहां पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, उसके पीछे मेरे को डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता होगा, तो डॉक्यूमेंट बनाऊंगा तो खर्चा आएगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो जैसे स्टैंप ड्यूटी हो गया, डॉक्यूमेंट का खर्चा हो गया, ठीक है, डॉक्यूमेंट के एक्सपेंस हो गए, ठीक है, ब्रोकरेज हो गया, तो ये सब अगर हो गया तो ये सब क्या है, मेरा फ्लोटेशन कॉस्ट है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट डेट में कम होता है लेकिन इक्विटी में क्या होता है, ज्यादा। गॉट इट एवरीवन, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये है डेट और इक्विटी का डिफरेंस। तो अगर आप देखें तो कुछ कुछ में डेट में फायदा है, कुछ कुछ में इक्विटी में फायदा है। चलो आगे आते हैं। इसमें बच्चों को थोड़ा सा कभी कभी डाउट रहता है, मैंने देखा है, तो आप लोग इसको 2-3 बार सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा और दिमाग में बैठ भी जाएगा। अब रिस्क कितने टाइप के होते हैं बच्चों? 2 टाइप के रिस्क होते हैं। रिस्क क्या है? पहली बात तो ये कि रिस्क क्या है। तो रिस्क इज हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, यानी होगा या नहीं होगा वो भी नहीं मालूम, ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट विच हैज नेगेटिव आउटकम, विच हैज नेगेटिव आउटकम, जिसका नेगेटिव आउटकम है, विच हैज नेगेटिव आउटकम। मैं गाड़ी से जा रहा हूं, एक्सीडेंट हो गया तो चोट लगेगी, तो चोट लगना नेगेटिव आउटकम है, पर एक्सीडेंट होगा ही, एक्सीडेंट होगा ही, इसका कोई सर्टेनिटी है क्या? द आंसर इज नो। तो एक्सीडेंट हो भी सकता है और नहीं भी, तो कोई ऐसी चीज जो अनसर्टेन है, जो पता नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, और अगर हो गया तो उससे अगर मुझे नेगेटिव आउटकम मिलेगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रिस्क। क्या बोलेंगे अपन उसको, रिस्क। अब रिस्क 2 टाइप के होते हैं बेटा, एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क और दूसरा होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है बच्चों, ये सिस्टम में है, यानी सभी को इफेक्ट करेगा। ये क्या होगा बेटा, सभी को इफेक्ट करेगा, इट अफेक्ट्स एवरीवन। जैसे वॉर हो गया, तो वॉर से सिर्फ 1-2 कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा, सबको फर्क पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे वॉर, एग्जाम्पल के तौर पे अर्थक्वेक, अर्थक्वेक अगर आ गया तो सिर्फ 1-2 कंपनी को नहीं, सभी को फर्क पड़ेगा, पूरा शेयर मार्केट एक साथ गिरेगा। अनसिस्टमैटिक यानी अफेक्ट्स स्पेसिफिक कंपनी, अफेक्ट्स स्पेसिफिक कंपनी। गॉट इट एवरीवन? जैसे कि एग्जाम्पल, आपकी कंपनी ने फ्रॉड किया, एबीसी नाम की कंपनी ने अगर फ्रॉड किया, तो एबीसी नाम की कंपनी ने अगर फ्रॉड किया तो ये अनसिस्टमैटिक रिस्क है। ग्रूमिंग, ग्रूमिंग ने फ्रॉड किया, तो ग्रूमिंग नाम की कंपनी ने फ्रॉड किया, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, अनसिस्टमैटिक रिस्क। क्लियर हुआ? इससे ग्रूमिंग कंपनी डूब जाएगी, मर जाएगी पूरी, लेकिन किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गॉट इट एवरीवन? अच्छा, सिस्टमैटिक रिस्क को क्या आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं? डाइवर्सिफाई मतलब अगर हमको पता है कि रिस्क है, जैसे ग्रूमिंग अगर बेकार है, ठीक है, तो अपन ने पीडब्ल्यू कंपनी में डाल दिया, कैसा किया जा सकता है? हाँ सर, ग्रूमिंग फ्रॉड करेगा तो ग्रूमिंग डूबेगा, पीडब्ल्यू थोड़ी डूबेगा, तो पीडब्ल्यू में डाल दो, टाटा में डाल दो, वेदांता में डाल दो। तो इस तरीके से डाइवर्सिफाई करके आप यहाँ पे बच सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन कैन सेव यू, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक कंपनी में रिस्क होगा। ये जो रिस्क होगा ये कहाँ होगा बच्चों, स्पेसिफिक कंपनी में। तो स्पेसिफिक कंपनी में अगर कोई रिस्क है तो डाइवर्सिफिकेशन आपको सेव कर सकता है, कैन एलिमिनेट और रिड्यूस रिस्क। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, एक जगह नहीं, एक से ज्यादा जगह पे पैसे डालना, एक से ज्यादा जगह पे पैसा डालना। पर यहां पे डाइवर्सिफिकेशन कैन नॉट एलिमिनेट रिस्क, क्योंकि पूरा मार्केट ही गिर रहा है। जब वॉर होगा तो 1-2 कंपनी नहीं, सारी कंपनी गिरेगी। डाइवर्सिफिकेशन कैन नॉट एलिमिनेट और रिड्यूस रिस्क, कैन नॉट एलिमिनेट और रिड्यूस रिस्क। क्या ये बात आपको समझ में आई बच्चा पार्टी? तो वॉर होगा, अर्थक्वेक होगा, तो वहां पे किसी भी कंपनी में लगाओ सब डूबेंगे, तो वहां पे आप अलग अलग 4 कंपनी में लगाओगे तो चारों डूब जाएंगे। लेकिन अगर मान लो ग्रूमिंग ने फ्रॉड किया है तो सिर्फ ग्रूमिंग डूबेगा, तो यहां पे आप डाइवर्सिफिकेशन करके बच सकते हो। क्या ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? तो रिस्क कितने टाइप के होते हैं? 2, सिस्टमैटिक, अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक यानी जो सबको फर्क करेगा, अनसिस्टमैटिक यानी जो सिर्फ कुछ कंपनी को ही इंपैक्ट करेगा। गॉट इट एवरीवन? कोई कंपनी ने फ्रॉड किया, किसी के सेल्स कम हो गए, ठीक है, किसी ने गलत एडवर्टाइजिंग कर दी, रॉन्ग एडवर्टाइजिंग कर दिया, किसी को मान लीजिए
किसी एक्ट के अंदर पनिशमेंट मिल गया, तो ये सब क्या है, स्पेसिफिक कंपनी का रिस्क है। तो जो भी स्पेसिफिक कंपनी का रिस्क होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, अनसिस्टमेटिक रिस्क। और जो रिस्क सभी को होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक रिस्क। क्लियर हुआ सभी को एकदम अच्छे से। पेपर टफ आ जाना, पेपर टफ आ जाना क्या होगा बेटा, पेपर टफ आ जाना क्या होगा सर, अगर पेपर ही टफ आ गया तो भैया सभी को फर्क पड़ेगा। तो पेपर अगर टफ आ गया बेटा तो ये क्या है, सिस्टमेटिक रिस्क। पेपर ही अगर टफ आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक रिस्क। मैंने जो नहीं पढ़ा था वो एग्जाम में आ गया, ये क्या होगा, अनसिस्टमेटिक रिस्क। आपने कोई टॉपिक को लीव किया और एग्जाम में वही आ गया, तो इससे सबको फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ तुमको फर्क पड़ेगा जिसने टॉपिक को छोड़ा है। इसको क्या बोलेंगे, अनसिस्टमेटिक रिस्क। क्या बोलेंगे, अनसिस्टमेटिक रिस्क। मान लीजिए कि मैंने चीटिंग किया, मिस्टर निशांत नाम ले लेते हैं, मिस्टर निशांत चीटेड। तो एक व्यक्ति ने चीटिंग किया, तो क्या सभी को पनिशमेंट मिलेगा, द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। तो सिर्फ निशांत को यहां पे क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, अनसिस्टमेटिक रिस्क। क्लियर हुआ सभी को। मान लेते हैं जिस दिन एग्जाम हो रहा है, मान लो पेपर लीक हो गया, चलो पेपर लीक हो गया, तो पेपर लीक होने से सबको फर्क पड़ेगा, यस, सबका पेपर कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, सबको इफेक्ट कर रहा है, तो सिस्टमेटिक रिस्क। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। कुछ और भी टाइप के रिस्क हैं बच्चों, उनको भी देखना है। जैसे सबसे पहला क्या है, परचेजिंग पावर रिस्क। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा ना, महंगाई बढ़ेगी, इससे सभी को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो इन्फ्लेशन के बढ़ने से जो नुकसान होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, परचेजिंग पावर रिस्क। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट किया है, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट यानी जैसे मैंने कोई बॉन्ड खरीदा है। तो अगर मैंने बॉन्ड खरीदा है बच्चों, तो बॉन्ड खरीदा होगा तो ऑब्वियसली मुझे एक फिक्स रिटर्न आ रहा होगा। वो जो फिक्स रिटर्न आ रहा है मेरे को हर साल हजार रुपए आ रहे हैं, मुझे हर साल हजार रुपए आ रहे हैं, पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। तो पहली बार में 1000 रुपए में जितना चीज खरीद पाता था, क्या मैं दूसरी बार या तीसरी बार में खरीद पाऊंगा, नहीं। सर अगर महंगाई लगातार बढ़ रही है पर आपकी इनकम हजार ही आपको आ रही है, तो फिर ऐसे में आपको नुकसान है, ऐसे में आपको नुकसान है। गॉट इट एवरीवन। परचेजिंग पावर इसका मतलब एक बार और समझा रहा हूं, इन्फ्लेशन के बढ़ने से, चीजों के दाम के बढ़ने से उस इंसान को नुकसान होगा जिसकी इनकम फिक्स्ड है, जिसकी इनकम फिक्स्ड है। अगर मैंने बॉन्ड में पूरा पैसा लगाया हुआ है तो बॉन्ड से जो मुझे रिटर्न आएगा वो तो फिक्स्ड है, पर इन्फ्लेशन, चीजों का दाम तो लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे केस में मुझे क्या हो जाएगा, नुकसान। दूसरा है बच्चों मार्केट रिस्क। कभी कभी मार्केट अपने आप गिरता है, उसका कोई बहुत रीजन नहीं होता है, पर मार्केट अपने आप ओवरऑल खराब हो जाता है, ओवरऑल गिर जाता है। जैसे 2024 में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में लगातार शेयर मार्केट गिरा, लगातार शेयर मार्केट गिरा। उसमें कोई भी कंपनी कितनी भी अच्छी हो, कुछ नहीं किया जा सकता, वो भी गिरेगी ही गिरेगी। समझ में आ रहा है। तो अगर पूरा मार्केट ही गिर रहा है, शेयर मार्केट पूरा गिर रहा है, तो आपका शेयर भी गिरेगा ही गिरेगा। तो अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आपके खराब है मार्केट का, तो आपको भी फर्क पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, मार्केट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क। अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट महंगा हो गया, तो अगर इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया, मैंने लोन लिया, लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो ऐसे केस में मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा। कॉस्ट अगर बढ़ जाएगा तो ऐसे केस में मुझे भी नुकसान होगा और बाकी लोग को भी नुकसान होगा। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। जैसे मान लीजिए मैंने लोन लिया 5 लाख का, उस पर 10% का इंटरेस्ट था। मेरा भाई जब बाद में आधे साल के बाद, 6 महीने के बाद जब वो लोन लेने गया, तो उसको इंटरेस्ट पड़ गया 12%। तो देखो पैसा तो मेरे पास भी 5 लाख है, उसके पास भी 5 लाख है, पर मैं 10% दूंगा, 50,000 दूंगा, पर वो 60,000 देगा। तो ऑब्वियस सी बात है उसका कॉस्ट यहाँ पे बढ़ गया, तो वो कहीं ना कहीं रिस्क है उसको, वो कहीं ना कहीं ज्यादा लॉस में। गॉट इट एवरीवन। चौथा सोशल रिस्क। सोशल रिस्क यानी कोई लेबर का इशू हो गया, किसी बॉस ने अपने लेबर को तमाचा मार दिया, ह्यूमन राइट का इशू। कई बार अभी जैसे लुलु मॉल में या कहीं पे एक ऐसा केस मैंने सुना कि वहां पे फीमेल वर्कर के साथ कुछ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, इससे पूरी कंपनी का नाम खराब हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, सोशल रिस्क। आसान भाषा में याद रखना, जो हमारे सोशल मुद्दे हैं ना, सोशल टॉपिक्स हैं, सोशल टॉपिक से रिलेटेड अगर कंपनी ने कुछ गड़बड़ किया तो वो सारे रिस्क को अपन कहाँ कवर करेंगे, सोशल रिस्क में। फिर आता है बेटा रेगुलेटरी रिस्क। रेगुलेटरी रिस्क यानी कई सारे लॉ बने हुए हैं जो कंपनीज के ऊपर अप्लाई होते हैं। अगर आपने उन कंपनी वाले लॉ को अगर आपने पूरा नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो आपकी कंपनी को यहाँ पे पनिशमेंट आ जाएगा, और इस टाइप के रिस्क को बोलते हैं अपन रेगुलेटरी रिस्क।
तो अगर कंपनी लॉस को नहीं मान रही है, कानून को नहीं मान रही है, और कानून को ना मानने के वजह से अगर कोई रिस्क आया तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रेगुलेटरी रिस्क। आगे आ जाइए, रेप्यूटेशन रिस्क। रेप्यूटेशन रिस्क यानी आपका गुडविल, गुड नेम, आपका स्टैंडिंग खराब हो जाए। जैसे ओला, ओला का जो सीईओ था ना, वो कुणाल कामरा के साथ ट्विटर में लड़ाई कर लिया, और ये पूरे इंडिया ने ट्विटर में देख लिया कि यार ये तो लड़ाई कर रहा है, ये जो सीईओ है ये तो कोई, इसको बात करने की कोई तमीज ही नहीं है। तो फिर उसके वजह से क्या हुआ कि उसकी तो बुराई हुई, साथ ही साथ ओला की भी बुराई हुई कि भैया जिसको संभालने वाला ही इतना बेकार है, वो कंपनी भी बेकार ही होगी। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रेप्यूटेशन रिस्क। कुछ ऐसा हो गया बच्चों जिससे हमारा ऑपरेशन ही रुक गया, कोई बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, कुछ तो भी ऐसा हो गया, हमारा कोई मेन चीज था, एसेट था, वो खराब हो गया, कुछ तो भी ऐसा हुआ जिससे हमारा ऑपरेशन ही रुक गया, तो उसको बोलेंगे ऑपरेशनल रिस्क। कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट लाइक नेचुरल डिजास्टर, फायर दैट मे कॉज सब्सटेंशियल डैमेज टू द बिजनेस रिजल्टिंग इनटू क्लोजर ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन ही अगर आपको बंद करना पड़ गया तो उसको बोलेंगे ऑपरेशनल रिस्क। लास्ट है आपका कंपटीशन रिस्क। कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया, जैसे एयरटेल था मार्केट में ऑलरेडी, लेकिन एयरटेल के सामने कौन आ गया, जियो, और जियो बहुत बड़ी कंपनी है, तो एयरटेल को इससे नुकसान हुआ। तो एयरटेल को यहाँ पे क्या फेस करना पड़ा बच्चों, एयरटेल को फेस करना पड़ा कंपटीशन रिस्क। एयरटेल को यहाँ पे क्या फेस करना पड़ा, कंपटीशन रिस्क। ये सारे मोटा मोटी आपके सिस्टमेटिक रिस्क के ही टाइप थे, मोटा मोटी मान के चलो। अब कुछ अनसिस्टमेटिक रिस्क भी अपन पढ़ लेते हैं। कोई नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आया, तो सर अभी अभी तो अपन ने पढ़ा कि नया कॉम्पिटिटर अगर आएगा तो फिर आपने बताया कि हमको नुकसान होगा। तो हाँ बेटा, कंपटीशन रिस्क यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनसिस्टमेटिक रिस्क के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा, अनसिस्टमेटिक रिस्क, क्योंकि इससे सिर्फ मेरे को फर्क पड़ रहा है। ऑपरेशनल रिस्क, तो ऑपरेशनल रिस्क में क्या हो रहा है बेटा कि आग लग गई तो भैया मेरा ही तो सामान खराब होगा, फिर मुझे ही तो नुकसान होगा, ये भी अनसिस्टमेटिक रिस्क जैसे ही है। मैंने रेप्यूटेशन खराब किया ओला का, तो ये भी क्या है बेटा, अनसिस्टमेटिक रिस्क। मैंने लॉज नहीं माने, ये भी क्या है, अनसिस्टमेटिक रिस्क। सोशल रिस्क, मैंने अपने कंपनी में अपने वर्कर्स का ध्यान नहीं रखा, उन्होंने आंदोलन कर दिया, अनसिस्टमेटिक रिस्क। इंटरेस्ट रेट तो भैया आरबीआई बढ़ाएगी ना, तो सबको फर्क पड़ेगा क्योंकि आरबीआई बढ़ाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक रिस्क। मार्केट गिरेगा तो सबको फर्क पड़ेगा, ये भी क्या है, सिस्टमेटिक रिस्क। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो भी सबको फर्क पड़ेगा, ये भी क्या है, सिस्टमेटिक रिस्क। क्लियर हुआ। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को आप इस टेबल से समझिए, ये बेस्ट टेबल है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि बच्चों मार्क्स अगर लाना है तो भैया वो तो आप चीटिंग करके भी ला सकते हो और मेहनत करके भी ला सकते हो, पर जो आप चीटिंग करके लाओगे ना वो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट है, लेकिन जो आप मेहनत करके, पढ़ के, हार्डवर्क करके जो आप मार्क्स लाओगे ना वो आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है बेटा, वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट है। अगर आपने चीटिंग किया तो आपको शायद ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा, तुरंत किसी सब्जेक्ट में या उस टेस्ट में अच्छे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन ये फिर शॉर्ट टर्म है, क्योंकि फिर एग्जाम में भी यही करोगे क्या, आगे जब जब जो आएगा तब तब वही करोगे क्या, कहाँ तक आप ये कर पाओगे। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है। और अगर मान लीजिए आपने चीटिंग किया और चीटिंग करते करते टीचर ने आपको देख लिया, गलत टाइमिंग हो गई, टीचर ने आपको देख लिया, तो आपको नहीं लगता आपका रिस्क बढ़ जाएगा। आप जिससे चीटिंग करने वाले थे वही उस दिन एब्सेंट हो गया, तो आपका रिस्क नहीं बढ़ जाएगा। तो जैसे चीटिंग करना है इसी तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी रिस्क को इग्नोर कर देता है, टाइमिंग को इग्नोर कर देता है। गलत टाइम पे कर दिया, मैडम ने देख लिया, डंडे पड़ेंगे। और आपका दोस्त अगर नहीं आया तो आप चीटिंग कर नहीं सकते, यानी रिक्वायर इमीडिएट रिसोर्स। गॉट इट एवरीवन। मैं आपको इसका रियल एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मैं किसी कंपनी में गया और उस कंपनी में मेरे पहले मान लो मिस्टर साहू जी थे। तो ये जो मिस्टर साहू है ना, ये प्रॉफिट करते थे 1 लाख 2 लाख का पर ईयर इनका प्रॉफिट चलता था। अब मेरे को बोला गया है कि नहीं मिस्टर देबाशीष गोस्वामी आपको प्रॉफिट इससे ज़्यादा करना है। मैंने बोला कर देते हैं सर, ये 1 साल में 2 लाख का प्रॉफिट देता था, मैं 1 महीने में दूंगा सर। क्या बात करते हो। बोला वाओ, आ जाओ आ जाओ, हटाओ साहू जी को, आपको बनाएंगे अपन यहाँ पे क्या, आपको हम यहाँ पे बनाएंगे मैनेजर। 1 महीना हुआ, मैंने 2 लाख का प्रॉफिट करके दे दिया। उसने बोला अरे वाह क्या इंसान हो, सच में 1 महीने में 2 लाख का आपने प्रॉफिट कर दिया, ये पहले वाला तो साल में करता था। हट, आप बढ़िया हो सर, क्या बात क्या बात। मैंने बोला हाँ क्या किया मैंने पता है,
ये तो साला पागल इन्वेंट्री बेचता था, सामान बनाता था, सामान बेचता था, उससे प्रॉफिट करता था। मैंने क्या किया, मैंने पूरा जमीन ही बेच दिया जिसमें फैक्ट्री खड़ी है। सारे लोगों ने सर पकड़ लिया, ओ भाई फैक्ट्री बेच दिया तो प्रोडक्शन कहाँ करेंगे, पागल कहीं के इंसान। कहने का मतलब गलत तरीके से प्रॉफिट बनाना बहुत आसान है, गलत तरीके से प्रॉफिट बनाना बहुत आसान है। भैया किसी के घर में लूट कर लो, बैंक लूट लो, कुछ भी कर लो, पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, ईमानदारी से पैसा बनाना मुश्किल है। कितने फ्रॉड के आपको भी कॉल आए होंगे, सर मैं यहां से बात कर रहा हूं, वहां से बात कर रहा हूं, मैं पुलिस थाने से बात कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, कुछ ना कुछ धमकी देकर आपसे पैसा लेने की कोशिश करते हैं। दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। शॉर्ट टर्म में तो बाबू तो किसी के साथ फ्रॉड कर लेगा, लेकिन याद रखना बहुत रिस्की काम कर रहा है। जिस दिन फंसेगा उस दिन मरेगा, जिस दिन फंसेगा उस दिन मरेगा। तो टाइमिंग को इग्नोर कर रहा है। आज तेरा अच्छा दिन है तो आज तेरे पास पैसे आ गए, कल अगर बुरा दिन हुआ और तू कल फंस गया बेटा क्या कर लेगा। तो टाइमिंग को इग्नोर मत करना। और तो को लूटने के लिए कोई इमीडिएट चाहिए होगा ना, हमेशा नहीं मिला तो, हमेशा नहीं मिला तो फिर क्या करेगा। इसलिए बेटा हार्डवर्क कर, हार्डवर्क करेगा तो फिर लॉन्ग टर्म में तेरे को सक्सेस मिलेगा, रिस्क नहीं रहेगा, टाइमिंग सही रहेगी, समय तेरे साथ रहेगा और रिटर्न हमेशा तुमको मिलता रहेगा। क्या ये बात समझ में आई? थोड़ी सी फिलोसॉफी भी हो गई साथ ही साथ। चलो कोई बात नहीं। तो इसके डिसएडवांटेज, इसके एडवांटेज हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसके डिसएडवांटेज उसके एडवांटेज है। इंसान कई बार मेहनत करता है, मेहनत करता है, मेहनत करता है, पर अटेम्प्ट लगते हैं तो लोग समझने लगते हैं ये इंसान मेहनती नहीं है। लोग समझने लगते हैं कि इसने ठीक से एग्जाम नहीं दिया होगा, बिगड़ गया होगा, कुछ इसी ने गलत किया होगा। इसी वजह से कभी कभी हार्डवर्क क्या करता है, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन देता है। क्या करता है बेटा? एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन देता है। कभी कभी मेहनत का कोई क्लियर रिलेशनशिप हमारे रिजल्ट्स में नहीं दिखता। इसी तरीके से कंपनी बहुत अच्छी है लेकिन कभी कभी स्टॉक प्राइसेस उसके नहीं बढ़ते, जबकि उन्होंने भले बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन लिए होते हैं। क्लियर हुआ? पर यहाँ पे अगर प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ गया तो लोग ये समझते हैं कंपनी अच्छा कर रही है, और इसको कैलकुलेट करना भी इजी है। कौन आपके हार्डवर्क को देखे, मार्क्स को देखना काफ़ी इजी होता है। गॉट इट एवरीवन? क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एग्जाम में आ भी सकता है अनडाउटेडली। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो गया। अब ईवीए के ऊपर आ जाते हैं बेटा। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का बेसिकली मतलब क्या है? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का मतलब है बच्चों कि आपकी कंपनी कितना एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करती है। आपकी कंपनी कितना एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं रिटर्न कमाता हूं 10 लाख, उस रिटर्न को कमाने के लिए 4 लाख का कॉस्ट लग जाता है। मैं रिटर्न कमाता हूं 10 लाख, पर उस 10 लाख के रिटर्न को कमाने के लिए अगर 4 लाख का कॉस्ट लग जाता है तो मैंने कितनी वैल्यू ऐड की? मैंने सर 6 लाख की वैल्यू ऐड की। मैंने कितनी वैल्यू ऐड की? मैंने 6 लाख की वैल्यू ऐड की। इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या बोला मैंने? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर ये बहुत ही बड़ा सा नाम है। कोई बड़ा सा नाम नहीं है, सिंपल सा नाम है। आपने जो प्रॉफिट कमाया, क्या वो पूरा प्रॉफिट आप घर ले जा पाओगे क्या? नहीं, ईमानदारी से बताओ, क्या आप घर ले जा पाओगे क्या? द आंसर इज नो। सर उसमें से निर्मला सीतारमण टैक्स ले जाएगी, इसलिए वो पैसा जो टैक्स के कटने के बाद आपके पास बचा है और वो आपने ऑपरेशन से यानी कि काम करके कमाया है, उसको कहते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या कहते हैं उसको? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। काम करके, ऑपरेशन करके जो तुमने पैसा कमाया और उसमें से निर्मला सीतारमण को टैक्स भी दे दिया है, उसको अपन कहते हैं नो पैट। उसको अपन क्या कहते हैं? नो पैट। अब इसमें से माइनस होगा कॉस्ट। कॉस्ट माइनस होगा। सर कॉस्ट किस बात का? बच्चों सीधी सी बात है कि आपने कुछ कैपिटल लाया होगा बिजनेस में और उस कैपिटल के ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा? कॉस्ट। इस कॉस्ट को अपन कहते हैं ओवरऑल कॉस्ट। इस कॉस्ट के दो नाम है, या तो हम कहते हैं ओवरऑल कॉस्ट या तो हम इसे कहते हैं WACC, जिसके बारे में मैं आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल नाम के चैप्टर में समझाऊंगा।
चिंता नहीं करना है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो भी आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वन शॉट देखेंगे, आपको एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लेना। अभी तो फिलहाल ये कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, टेंशन मत लेना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं इसको शॉर्ट में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इन दोनों को जब अपन माइनस करते तो आपके पास क्या आता है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। क्या आता है आपके पास, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, समझो मेरी बात को। मान लो आपको बोला है कि नोपैट है आपका 20 करोड़, कैपिटल है आपके पास 100 करोड़, और जो कॉस्ट यहां पे लगेगा वो कॉस्ट है आपका 12%। अब आप ईवीए बताइए, कैसे बताएंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे, नोपैट, और नोपैट में आप क्या लिखेंगे, 20 करोड़। फिर आप माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कैपिटल इंटू कॉस्ट, कैपिटल इंटू कॉस्ट। तो कैपिटल कितना है सर, कैपिटल है 100 करोड़, कॉस्ट कितना है 12%, तो ये कितना हो जाएगा सर, 100 करोड़ का 12% हमको भी मालूम है 12 करोड़ होता है। तो 20 में से 12 करोड़ गया तो 8 करोड़ मेरे पास हाथ में बचा। ये जो हाथ में बचा इसी को अपन क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इफ दिस क्लियर एवरीवन, पक्का एकदम अच्छे से। चलिए इसके आपके बुक के भी क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कैपिटल कितना है आपका, कैपिटल कितना है बेटा 150 करोड़। ऐसा लिखा करो, आदत बनाओ कि क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन निकाल सको। फिर आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम यानी इसको क्या बोलेंगे अपन, नो पैट। ये तो अपने को पता है सर, नो पैट कितना है 20 करोड़। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अच्छा कोइंसिडेंटली सेम हो गया है, अच्छा वो 100 करोड़ नहीं 150 करोड़ है, वरना बोलते कि वही क्वेश्चन करा दिए। तो कॉस्ट कितना है आपका 12%। क्या अब ईवीए आ जाएगा बेटा, जो सर ईवीए इजीली आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग नोपैट लिखेंगे, नोपैट हमारा 20 करोड़ है। फिर अपन इसमें से माइनस कर देंगे कॉस्ट इंटू कैपिटल, कैपिटल इंटू कॉस्ट, कॉस्ट इंटू कैपिटल एक ही बात है। तो कॉस्ट कितना है 12%, कैपिटल कितना है 150 करोड़। जब आप इसको निकालेंगे तो आंसर आएगा 18 करोड़। 20 करोड़ में से 18 करोड़ गया तो आपके पास कितना बचेगा, 2 करोड़। के ऊपर भी 2 करोड़ बच रहा था, नहीं ज़्यादा बच रहा था, ठीक है, वरना पता चला आंसर भी सेम हो जाता तो आप बोलते वही क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों, ये आपके स्टडी मैट का क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, वो भी अपन ने सॉल्व कर लिया। अगला आता है बच्चों फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और इंसॉल्वेंसी। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इज योर बीमारी, इंसॉल्वेंसी इज मौत। अगर मान लीजिए बच्चों बिजनेस में 2 टाइप के रिस्क होते हैं, एक बिजनेस चला रहे हो उसका रिस्क, उसको अपन बोलते हैं बिजनेस रिस्क। कस्टमर भाग गए, कॉम्पिटिटर आ गया, तो बिजनेस चलाते हुए जो रिस्क आता है उसको बोलते हैं बिजनेस रिस्क। और एक तो आपने डेट लिया है, क्योंकि डेट लिया तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसलिए उसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। क्या बोलते हैं उसको अपन, फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क कब आता है बच्चों, जब आपकी कंपनी ने डेट लिया होता है। आपकी कंपनी अगर डेट लेगी तो आपको क्या आएगा, फाइनेंशियल रिस्क। क्या ये बात समझ में आई। अगर मान लीजिए गलती से आपने डेट का पेमेंट करने में फेलियर कर दिया, डेट का पेमेंट करने में फेलियर कर दिया, तो आपके ऊपर केस होगा, केस होगा, केस होगा तो शायद ताला लग जाए, आपकी कंपनी बंद हो जाए। अब धीरे धीरे क्या होगा, डेट नहीं दे पा रहे हो तो कहीं ना कहीं बाकी लोग भी डरेंगे, यार ये हमारा भी डेट अगर नहीं दिया तो फिर क्या होगा भाई, ये अगर हमारा डेट भी नहीं दिया तो लोग क्या करेंगे ना, जितने क्रेडिटर्स हैं वो सारा अपना पैसा मांगेंगे, ये कॉल करेंगे फॉर पेमेंट। क्लियर हुआ। क्या कोई मार्केट में आपको नया लोन देगा, द आंसर इज नो। मार्केट में कोई भी आपको नया लोन नहीं देना चाहेगा। क्या कोई आपके में नया इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा, द आंसर इज नो। क्लियर हुआ। तो इन सब के वजह से आप स्टक हो जाएंगे और फिर आप फंस जाएंगे। इस फंसे हुए सिचुएशन को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। तो देखिए टोटल रिस्क के अंदर एक होता है बिजनेस और दूसरा होता है फाइनेंशियल। बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है, जब भी आप बिजनेस करते हैं तो नॉर्मली बिजनेस के दौरान जो रिस्क होता है उसको बोलते हैं बिजनेस रिस्क। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, काम का भी नहीं है। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, डेट लेने के वजह से जो हमको रिस्क आ रहा है, डेट लेने के वजह से जो हमको रिस्क आ रहा है। तो क्या बोल रहा है देखो, एज रिगार्ड्स फाइनेंशियल रिस्क हाई प्रोपोर्शन ऑफ डेट, आपने बहुत सारा डेट ले लिया तो आपके पास बहुत सारा इंटरेस्ट पेमेंट भी आ गया,
पर अगर आपका कैश फ्लो इनएडुकेट है यानी इनफ नहीं है तो फिर आपको डिफिकल्टी आएगी इंटरेस्ट के पेमेंट में, प्रिंसिपल के पेमेंट में। इससे क्या होगा, इससे क्रेडिटर्स प्रेशर बनाना शुरू करेंगे, कॉल करना शुरू करेंगे कि आओ और मुझे हमारा लोन दे दो। तो फर्म यहाँ पे टाइट स्पॉट पे आ जाएगी, कोई इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेगा और ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रेस। आपका क्रेडिटर क्या करेगा, रिकॉल करेगा लोन को, कॉल करेगा कि भैया लोन दे दो, हमारा पैसा हमको वापस कर दो। गॉट इट एवरीवन? ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रेस। और जब ये डिस्ट्रेस लगातार चलता रहेगा तो फिर ऐसे केस में क्या करेंगे, एसेट्स को बेचना पड़ेगा। एसेट्स को क्या करना पड़ेगा बच्चों, बेचना पड़ेगा कि एसेट्स को बेच के ही चलो पैसा दे देते हैं। जब आप एसेट्स को बेचने जाएंगे और आपके एसेट्स अगर लायबिलिटी के सामने कम पड़ गए तो बैंक आपको क्या डिक्लेयर कर देगा, इनसॉल्वेंट। बैंक आपको ऐसे केस में क्या डिक्लेयर कर देगा, इनसॉल्वेंट, यानी अब आप दिवालिया हो गए, अब आपका काम खत्म, आपका काम खल्लास। गॉट इट एवरीवन? क्या ये बात क्लियर हो गई आप लोग को? ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। लास्ट टॉपिक है हमारा एमर्जिंग रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर। इसके लिए हमने निमोनिक्स भी बनाया हुआ है, प्रिया। ठीक है, एक फाइनेंस मैनेजर क्या क्या रोल करता है, तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारा फोरकास्टिंग प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट आएगा फ्यूचर में ये बताइए। आर फॉर रिटर्न, कितना हमको आना चाहिए वो बताइए, मेजर करिए कि हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न कितना होगा। अब मान लो अगर कॉस्ट अगर 10% है, तुम ही बताओ, कॉस्ट ही हमारा 10% है तो रिटर्न कम से कम 10% आना चाहिए, है या ना? तो रिटर्न कितना आना चाहिए ये आप बताइए। इसके बाद फंड्स को रेज करने का काम भी किसका है, नए फाइनेंस मैनेजर का ही है। वही मोबिलाइज करेगा फंड्स को अलग अलग जगहों से और अवेलेबल कराएगा बिजनेस को। फिर आई फॉर, कहाँ गया इंटरनल, कहाँ गया, ये रहा इंटरनल फंड्स। एक बार पैसा अगर आ गया तो पैसों को अंदर आने के बाद मैनेज करने का मैनेज करने का काम भी किसका है, फाइनेंस मैनेजर का। तो लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, हमेशा कंपनी में पैसा होना चाहिए, तो आपको इंटरनल फंड्स को अच्छे से यूज करना है। पैसा तो उठाना ही है, पर पैसा उठाने के साथ साथ आपको पैसों को इंटरनली अच्छे से क्या करना है, फंड करना है, ताकि कभी भी लिक्विडिटी का कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और फिर ए का मतलब एसेट्स। आपको एसेट्स को क्या करना है बेटा, मैनेज करना है। एसेट्स को आपको क्या करना है, मैनेज करना है। जैसे अगर आपके ने बहुत सारे एसेट खरीद लिए, बड़े बड़े, छोटे छोटे खरीदे ही नहीं तो भी काम नहीं चलेगा। सारे छोटे छोटे ही खरीद लिए, बड़े बड़े नहीं खरीदे तो भी काम नहीं चलेगा। भैया आपको एसेट कौन से खरीदने हैं ये पता होना चाहिए। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, बड़ा छोटा सबको मिक्स करके आपको यहाँ पे लेना है। Alright everyone, the function of asset management focus on the decision making role of financial manager. Example, manager may discuss the total amount of asset needed by the firm to carry out its operation. वो ये पूछेगा कि बताओ कितना एसेट आपको चाहिए ताकि आप अपने बिजनेस को चला सको, और उसके हिसाब से वो यहाँ पे एसेट को खरीदेगा। They will determine the composition or a mix of asset, क्योंकि सारा शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए, सारा लॉन्ग टर्म नहीं होना चाहिए। मिक्स एसेट खरीदेंगे, कुछ शॉर्ट टर्म और कुछ लॉन्ग टर्म। इफ दिस क्लियर एवरीवन, तो यहाँ पे आपका ये प्रिया भी कंट्रोल बोल रहा हूँ, कंप्लीट हो गया। पी फॉर क्या है हमारा बच्चा पार्टी, पी फॉर है हमारा प्रॉफिट, आर फॉर ए रिटर्न, एक और आर फॉर ए रेजिंग फंड्स, आई का मतलब इंटरनल फंड, और ए का मतलब क्या है बच्चों, मैनेजिंग एसेट। ये हो गया आपका प्रिया यहाँ पे ओवर। गॉट इट? पक्का एकदम अच्छे से। आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है समझ में आया होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड वो मैंने कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से कराने की कोशिश की है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आपका फीडबैक सराखों पे। थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल नाम के चैप्टर में, और ध्यान रखिएगा ये इंट्रोडक्शन था, पिचकू सा चैप्टर था, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत बड़ा है, उसका वन शॉट भी बहुत बड़ा होने वाला है, तो रेडी रहिएगा फॉर मोर चैप्टर्स। गॉट इट एवरीवन? थैंक यू सो मच।